मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम बीए सेकेंड ईयर में भारतीय राजनीति एवं शासन का अध्याय भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का अध्ययन करेंगे और उसमें भी विशेष रूप से इस अध्याय में सामान्य कालीन यानी शांति काल में जो शक्तियाँ हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। यानी कि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति की संविधान प्रदत्त विस्तृत प्रभावशाली शक्तियों को हमने शांति काल यानी सामान्य काल और संकट काल में बांटा है। यानी शांति काल में यानी सामान्य काल में कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और राज्य संबंधित शक्तियाँ हम अध्ययन करेंगे। यानी राष्ट्रपति को जो शक्तियों पर संवैधानिक मर्यादा है उसके बारे में भी हम इसमें बोलेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों का विश्लेषण करने से पूर्व हमें उन संवैधानिक मर्यादाओं को देखना होगा जिनके अधीन वह कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार करना चाहिए। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार अनुच्छेद 75(1) के अनुसार अनुच्छेद में 75(1) में राष्ट्रपति से अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करेगा। यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है जिसकी सलाह प्रधानमंत्री ने नहीं दी है तो यह संविधान का उल्लंघन होगा। राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार किया जा सकेगा। अनुच्छेद 76(1) में ये लिखा हुआ है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 76(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को अपनी सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह का अनुसार कार्य करेगा। शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए आबद्ध है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 76(1) में परंतु जोड़ा गया जो इस प्रकार है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात की गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने से इनकार करने पर उस पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकेगा। लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। यदि मंत्रिपरिषद अपनी पहले वाली सलाह पर ही टिकी रहती है तो राष्ट्रपति के पास उसके अनुसार कार्य करने का कोई विकल्प नहीं रहता। भारतीय संविधान के उपयुक्त मर्यादाओं के अधीन राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां दी गई है जैसे अभी हमने अध्ययन किया। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। यद्यपि राष्ट्रपति प्रशासन का वास्तविक प्रधान नहीं है फिर भी संघ के सभी अधिकारी उसके अधीनस्थ होंगे। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार और उससे अनुच्छेद के कार्यकलाप की जानकारी पाने का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 78 के अनुसार है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत प्रशासकीय, राजनीतिक, सैनिक, न्यायिक, अर्धन्यायिक शक्तियां शामिल है। संघीय अधिकारियों को नियुक्त करने की उस व्यापक शक्तियां हैं जिन अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है उनमें से मुख्यतः प्रधानमंत्री, अन्य संघीय मंत्री, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, राजदूत, अन्य राजनयिक अधिकारी, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्य, अनुसूचित जनजातियों के वर्गों के विशेष अधिकारी आदि। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति करता है जैसे वित्त आयोग, योजना की जगह अब नीति आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, भाषा आयोग आदि। राष्ट्रपति को ही अपने मंत्रियों, राज्यपालों, महाधिवक्ता, उच्च सैनिक अधिकारियों आदि को पदच्युत करने का अधिकार भी है। वह प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राज्य का अध्यक्ष होने के नाते सभी प्रकार के राजनयिक विशेषाधिकारों को उपभोग करता है। देश के राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति उसी के द्वारा की जाती है। विदेश राजदूत अपने पद के प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौते उसी के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति विशिष्ट नागरिकों को भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, अशोक चक्र आदि उपाधियों का सम्मान अलंकृत करता है। यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां हैं और उसमें विशेष रूप से उसको
शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, जैसे कि अनुच्छेद 53 बताया गया है। और यानी संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा करेगा। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युत करने का भी अधिकार है उसका, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद है, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग है, या फिर हम कह सकते हैं कि राज्य प्रधानमंत्री उसकी सलाह से अन्य मंत्री, राज्य के राज्यपाल, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, विदेशों में राजदूत। इसके अलावा जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति के मंत्रियों और महान्यायवादियों और सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पदच्युत करने का भी अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसमें से कुछ अधिकारियों की पदच्युति के संबंध में विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही की जाती है। सामान्यतः राजनीतिक परिस्थितियों में तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन में भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में जनादेश स्पष्ट न हो अथवा जब आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए, लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न हो, तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक कुछ ऐसे अवसर आए हैं। पहली बार मोरारजी देसाई सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चरण सिंह के चयन, दूसरी बार वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चंद्रशेखर के चयन में राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी का चयन में भी राष्ट्रपति की कुछ भूमिका अवश्य रही है। 11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका रही। भारत की दलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता की स्थिति पूर्णतः समाप्त हो गई थी। उस समय संघीय सरकार पर भी राजनीतिक उथल पुथल का चक्कर चलता रहता है और भविष्य की राजनीति में ऐसे अवसर अधिक उत्पन्न हो सकते हैं जबकि प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करें। ऐसी प्रत्येक स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकता है कि एक निश्चित अवधि यह अवधि 1 सप्ताह से 1 माह तक हो सकती है में लोकसभा का अधिवेशन बुलाकर प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करे। विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण करता है। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के नियम बनाने की शक्तियाँ प्राप्त होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाता है। कुछ अन्य अधिकारियों के कुछ प्रशासनिक कार्यों अथवा निर्णयों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्य प्रणाली के संबंध में बनाए गए नियमों तथा संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियम इत्यादि। संघ की इकाइयों पर नियंत्रण के संबंध में शक्ति जो है, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित और समन्वित करे। समन्वित नीति और राज्यों के पारस्परिक के विवादों के निपटारे के संबंध में परामर्श देने के लिए वह अंतर्राज्यिक परिषद का गठन करता है। वह किन्हीं संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकार को सौंप सकता है। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन का तो उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व के बारे में भी भारत संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधि के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। परंतु जहाँ तक विदेशों से संधियों और समझौते करने का संबंध है, यद्यपि ये संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, किंतु इस संबंध में वास्तविक पहल मंत्रियों के ही हाथ में रहती है और इन संधियों और समझौतों का संसद द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। सर्वोच्च सेनापति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग कानून के अनुसार ही करता है। राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति बनाकर संविधान ने सदैव के लिए निश्चित कर दिया कि सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन रहेगी। प्रतिरक्षा सेनाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्तियाँ केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना ना तो युद्ध की घोषणा कर सकता है, न सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। इस दृष्टि से भारतीय राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति से बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा सेनाओं को युद्ध स्थल में भेजने का कार्य भी किया जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ, भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, भारत की संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है। इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त है।
जैसे विधायी क्षेत्र का प्रशासन, राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक समितियों अनेक शक्तियाँ प्राप्त है। वह संसद के अधिवेशन को बुलाता है, उसके द्वारा संसद का 17वां भी होता है। वह किसी भी समय लोकसभा का विखंडन कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है। इस अभिभाषण में ब्रिटेन के सम्राट के भाषण की तरह ही शासन की नीति का निर्माण किया जाता है, वर्णन किया जा सकता है। अन्य अवसरों पर दोनों या किसी एक सदन का संदेश भेजने के अतिरिक्त वह उनकी बैठक में भाषण दे सकता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में वह उनकी संयुक्त बैठक बुला सकता है। सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार भी है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की हो। लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। अभी 2 एंग्लो सदस्यों की सदस्यता के संबंध में ये खत्म कर दिया गया है नियम। विधायकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग, यानी कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के सामने उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून का रूप ग्रहण करता है। वह विधेयक को अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद में को लौटा सकता है, लेकिन यदि यह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। इस प्रकार राष्ट्रपति को निषेधाधिकार शक्ति अंतिम नहीं है और इस संबंध में अमेरिका राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक और तथा अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत विधेयक को दूसरी बार पास होने के लिए कांग्रेस के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है, जो साधारणतः संभव नहीं है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है विशेष रूप से राष्ट्रपति को, जिस समय भारत के संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इन अध्यादेशों को संसद द्वारा पास किए गए अधिनियमों के समान ही मान्यता एवं प्रभाव प्राप्त होगा। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक लागू रहेंगे, लेकिन यदि संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। राज्यों के संबंध में विधायक का शक्ति, यानी राष्ट्रपति को राज्यों के विधानमंडल के संबंध में भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे जो निम्नलिखित हैं। यदि कोई राज्य निम्नलिखित विषयों पर अधिनियम बनाता है तो वे अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही लागू होंगे। राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम वे अधिनियम जो ऐसे विषयों पर निर्मित किए गए हैं जिन पर भारत की संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, जिनका संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से विरोध है तथा कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने के वाले विधेयक हैं। राष्ट्रपति की इस शक्ति पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा लिखते हैं कि राज्य के विशेष प्रकार के विधेयकों को स्वीकृति देने की राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक और अबाध है। किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि का पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। प्रोफेसर A.B. लाल के शब्दों में, लिखित संविधान तथा संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले अन्य किसी देश में राज्याध्यक्ष को इतने अधिक विधायी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। वित्तीय शक्तियों के बारे में भी यहाँ पर है कि राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं और राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियों के रूप में यानी कि वो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, यानी कि प्रत्येक वित्त वर्ष में राष्ट्रपति की स्वीकृति वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करेगा। पहला तो ये राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जो कि उसकी सिफारिशों को राज्यों में आय का बंटवारा करते हैं। राष्ट्रपति का भारत की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है। वह संसद की स्वीकृति के बिना इससे अचानक आ पड़ने वाले खर्चों के लिए धन सरकार को देता है। कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश बिना संसद में के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वे संसद से पूरक अतिरिक्त आपदा अनुदान की मांग कर सकते हैं। राष्ट्रपति तय करता है कि पटसन की निर्यात की आय में से कुछ राज्यों को बदले में धन राशि मिलनी चाहिए। यानी कि इस संबंध में कह सकते हैं कि भारत के आकस्मिक निधि वित्त आयोग की नियुक्ति, इसके अलावा आयकर
का राशि को केंद्र राज्य के सरकारों को बांटने और पटसन से होने वाली आय के बदले पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा को आर्थिक सहायता देने का कार्य भी वही करता है। इसके अलावा न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति किन्हीं अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है या उन्हें दंड को स्थगित कर या कम कर सकता है, यानी कि अनुच्छेद 73 में है। निम्नलिखित प्रकार से सजा पाए हुए व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति उपयुक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जैसे उन सब बातों का में जहां दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, उन बातों में जहां मृत्युदंड दिया गया हो, किंतु राष्ट्रपति को समाधान शक्ति का राज्यों के राज्यपालों, सैनिक न्यायालय के सैनिक अधिकारियों को समाधान के संबंध शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का समाधान अधिकार उन सब मामलों में अपराधों पर प्रभावी होगा जिनका संबंध संघ की शक्तियों से संबंधित अपराधों से होगा, किंतु राष्ट्रपति संवर्धित सूची वाले मामलों से संबंधित अपराधों और समाधान उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि संसद ने उक्त मामलों पर से राज्य की कार्यपालिका शक्ति को अलग ना मान लिया हो। राष्ट्रपति अपने समाधान के अधिकार का प्रयोग अपने मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही करता है। ऐसी ही स्थिति इंग्लैंड में। अमेरिका राष्ट्रपति दोष सिद्ध होने के पूर्व पश्चात जब चाहे अपनी इच्छानुसार क्षमा प्रदान कर सकता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति दोष सिद्धि के बाद ही क्षमा प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति को सर्व क्षमा प्रदान करने के लिए संसद की अनुमति प्राप्त करनी होगी, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के मामले में क्षमा प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार इस आधार पर प्रदान किया गया है कि न्याय में दया का पुट होना चाहिए। संविधान ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे प्रश्न को उच्चतम न्यायालय की सम्मति मांग सके जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न ग्रस्त हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास किसी प्रस्तावित विधेयक या प्रश्न को भेज सकता है और पूरा कर सकता है, पूछ भी सकता है कि अमुक विधेयक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है अथवा नहीं। उच्चतम न्यायालय को मंत्रणा मानना राष्ट्रपति के विवेक एवं निर्णय पर निर्भर। राष्ट्रपति ने अब तक सर्वोच्च न्यायालय से 9 बार परामर्श प्राप्त किया। 10वीं बार अयोध्या विवाद के प्रसंग में परामर्श मांगा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर परामर्श देने से इनकार कर दिया था। यानी कि राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों में विशेष दिया गया, यानी विशेष राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी, पर उसने इनकार कर दिया। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने गुजरात सरकार और चुनाव आयोग के बीच विवाद उत्पन्न होने पर यह सलाह मांगी कि चुनाव आयोग को अधिक महत्व दिया जाए या 2 अधिवेशनों के बीच के अंतर को अधिक महत्व दिया जाए। इसके पश्चात राज्यों से संबंधित अधिकार है। राष्ट्रपति न केवल केंद्र कार्यपालिका वर्ण समस्त भारतीय संघ का प्रधान है। राष्ट्रपति को भारतीय संघ के जैसे राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जैसे राष्ट्रपति को राज्यों के व्यवस्थापन के संबंध में शक्ति प्राप्त। राज्यपाल को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रख ले। संविधान के अनुसार यदि राज्यों के विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिसका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार कम करने से या उन वस्तुओं पर कर लगाने से है जो संसद द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित कर दी गई हो, तो ऐसा विधेयक राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना ही होगा। राष्ट्रपति इन विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के राज्यों के वित्त के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त है। यदि संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित हो सकते हैं, तो संसद को राष्ट्रपति से इसकी पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को ऐसे विषय के संबंधित कुछ कार्य सौंप सकता है जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका के हो। इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्यों के कार्यपालिका के प्रधान राज्यपालों की नियुक्ति करता है और ये राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति विश्वासी रहकर ही अपने पदों पर कार्य करता है। इसके अलावा हम आगे इसी अध्याय में संकटकालीन आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक युद्ध, भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन अवस्था, दूसरा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न होने वाली संकटकालीन अवस्था,
और वित्तीय आपातकाल, इन तीनों का हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी इतना ही। धन्यवाद।